क्या आपने कभी सोचा था कि दशकों से अजेय रहे राजनीतिक किले रातों रात ढह सकते हैं? 2026 के चुनावों ने बिल्कुल यही कर दिखाया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो कुछ हुआ ना, वो लिटरली किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट की कल्पना से बाहर था। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इन्हीं दो दिग्गजों के पतन की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे उलटफेर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले दो दिग्गजों का पतन, फिर बंगाल का सिस्टमिक कोलैप्स, वहां से हुआ आर्थिक पलायन, उसके बाद तमिलनाडु का सिनेमैटिक उलटफेर, एक नए पॉलिटिकल कैडर का बनना और आखिर में ग्रोथ वर्सेस ग्राउंड रियलिटी की सच्ची तस्वीर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन अपराजित नेताओं की जिन्हें अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुकाबला आखिर था किसके बीच। एक तरफ ममता बनर्जी, जिनका 15 साल का एक छत्र राज था, और उन्हें भवानीपुर में उस बीजेपी ने हरा दिया जिसके पास 2016 में पूरे राज्य में सिर्फ 3 सीटें थीं। है ना चौंकाने वाला। और दूसरी तरफ साउथ में देखिए, 5 साल से राज कर रहे एमके स्टालिन को एक ऐसे एक्टर ने मात दे दी जिसकी पार्टी सिर्फ 2 साल पहले बनी थी। मतलब दशकों का वर्चस्व और एकदम नए चैलेंजर्स के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे। आइए बंगाल के सिस्टमिक पतन की इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, बंगाल में जो हुआ वो रातों रात नहीं हुआ। ये कई सालों के लगातार पनपते गुस्से का नतीजा था। मार्च 2016 की बात है, जब बड़ा बाजार में वो अंडर कंस्ट्रक्शन विवेकानंद फ्लाईओवर गिरा और 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। फिर सीधा फास्ट फॉरवर्ड करें जुलाई 2022 पर, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री के करीबी के घर से लगभग 22 करोड़ रुपए कैश मिला, वो भी कपड़ों के पीछे अलमारी में छुपा हुआ। फिर जनवरी 2024 में संदेश खाली का वो मामला सामने आया, जहां ईडी पर हमला हुआ और जमीनों पर कब्जा करने जैसी भयानक बातें एक्सपोज हुईं। और अंत में अगस्त 2024 की आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली दर्दनाक घटना, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये सब बता रहा था कि सिस्टम से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था ना, वो है पार्टी सोसाइटी। अब आप सोचेंगे ये क्या है? दरअसल राजनीति विज्ञान के नजरिए से समझें तो बंगाल में दबदबा आपकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन से तय होता है। शहरों में सिंडिकेट ये डिसाइड करते हैं कि आपकी दुकान कहाँ खुलेगी या कंस्ट्रक्शन का सामान कहाँ से आएगा। वहीं गांव में कट मनी का कल्चर हावी था, जहां हर सरकारी सुविधा के लिए एक रेट कार्ड फिक्स था। इस रोज रोज के सिस्टम ने आम आदमी को और खासकर युवाओं को अंदर तक फ्रस्ट्रेट कर दिया था। और फिर चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा नंबर सामने आया जिसने आग में घी का काम किया। 25 लाख। जी हां, 25 लाख वोटर्स। हुआ ये कि वोटर लिस्ट की रिवीजन के दौरान चुनाव आयोग ने लगभग 25 लाख विवादित नामों को हटा दिया। अब रूलिंग पार्टी ने इल्जाम लगाया कि विपक्ष और चुनाव आयोग ने जानबूझकर उनके वोटर्स को टारगेट किया है, जबकि चुनाव आयोग का कहना था कि ये सिर्फ डुप्लीकेट या इनवैलिड नाम थे। खैर, सच जो भी हो, लेकिन इस एक कदम ने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। लेकिन राजनीति से परे एक और कड़वी सच्चाई थी, और वो है आर्थिक पलायन। तो आइए इस तीसरे हिस्से को समझते हैं। जरा इस डेटा को देखिए और खुद अंदाजा लगाइए। बंगाल के कुछ हिस्सों में दिहाड़ी मजदूरी 200 से 400 रुपए के आसपास है, जबकि केरल जैसे राज्य में यही मजदूरी सीधा 1000 रुपए तक पहुंच जाती है। अब आप खुद सोचिए, कोई इंसान काम के लिए अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर क्यों नहीं जाएगा? आज अकेले केरल में बंगाल से आए 5 लाख से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। हावड़ा और आसनसोल के रेलवे स्टेशनों पर अगर आप चले जाएं, तो रोज हजारों युवाओं को बेहतर भविष्य की तलाश में अपना राज्य छोड़ते हुए देख सकते हैं। यह बहुत ही ग्राउंड लेवल की हकीकत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजदूर परेशान थे, कॉर्पोरेट लेवल की हालत भी कुछ ऐसी थी। इन्फोसिस ने राजा राहट में 50 एकड़ का एक प्लॉट लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ का दर्जा देने से साफ मना कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? वो जमीन 8 साल तक लगभग खाली ही पड़ी रही। मतलब जहां बैंगलोर जैसे शहरों में इन्फोसिस हजारों जॉब्स क्रिएट कर रही थी, वहीं बंगाल में सिंडिकेट और पॉलिसीज के चक्कर में ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाया। अब इस भारी आर्थिक संकट को बैलेंस करने के लिए सत्ताधारी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक था उनकी वेलफेयर पॉलिटिक्स, खासतौर पर लक्ष्मीर भंडार योजना, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे थे। लेकिन राजनीति का खेल देखिए कैसे पलटता है। विपक्ष ने आते ही एक ऐसा दांव चला जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने सीधे इसका डबल यानी महिलाओं को 3000 रुपए देने का काउंटर ऑफर दे डाला।
बस इसी एक वादे ने रूलिंग पार्टी की उस मजबूत सोशल वेलफेयर स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये तो थी ईस्ट की कहानी। अब चलते हैं सीधे साउथ की तरफ और बात करते हैं तमिलनाडु के उस सिनेमैटिक उलटफेर की, जहां एक एक्टर अचानक सबसे बड़ा लीडर बन गया। उनके लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। अगर आप तमिलनाडु को जानते हैं तो आपको पता होगा कि वहां अपने स्टार्स के लिए लोगों की दीवानगी किस लेवल की होती है। चुनाव से बस कुछ महीने पहले जब थलपति विजय की फिल्म गोट रिलीज हुई ना, तो सिनेमाघरों के बाहर जो ढोल नगाड़े बजे, दूध से अभिषेक हुआ और जो जश्न मना, वो सच में किसी बड़ी पॉलिटिकल रैली जैसा ही था। वहां स्टार्स को हमेशा से भगवान की तरह पूजा जाता है, और यही वो अंधा प्यार था जिसने इस राजनीतिक भूकंप की पहली नींव रखी। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ एक रात की फैन फॉलोइंग का कमाल नहीं था। इसके पीछे 20 साल की एक प्रॉपर स्क्रिप्ट थी। विजय का ये मास्टर प्लान बिल्कुल एक सुपरहिट फिल्म की तरह 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला स्टेप, सिल्वर स्क्रीन पर गरीबों के मसीहा की इमेज बनाना। 2004 की गिल्ली से लेकर 2018 की सरकार तक वो पर्दे पर लगातार भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते नजर आए। दूसरा स्टेप, 2009 में पार्टी बनाने से पूरे 15 साल पहले उन्होंने अपने सारे फैन क्लब्स को मिलाकर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन VMI बना दिया। और ये सिर्फ नाम का संगठन नहीं था, इन्होंने आपदाओं में ग्राउंड पर असली काम किया। और फिर आता है स्टेप 3, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ, जब राज्य में एंटी इनकम्बेंसी चरम पर थी, तब अपनी पॉलिटिकल पार्टी TVK को लॉन्च करना। क्या सॉलिड प्लानिंग थी, है ना? अगर आप सिर्फ इस डेटा को देखें तो एस्टैब्लिश्ड पार्टियों को खतरे का अलार्म बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। बात हो रही है अक्टूबर 2021 के ग्रामीण पंचायत चुनावों की। इस नए संगठन ने 169 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, और आपको पता है जीते कितने? 115। ये लिटरली 65% का स्ट्राइक रेट था। इस एक जीत ने साबित कर दिया था कि बात सिर्फ हवाई फैंस तक सीमित नहीं है। ग्राउंड पर उनका कैडर वाकई में चुनाव जीतने की ताकत रखता है। अब चुनाव जीतने के लिए सिर्फ फैन बेस काफी नहीं होता, एक विचारधारा भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी ही समझदारी से राज्य की पारंपरिक द्रविडियन विचारधारा को ही अपनाया। मंचों पर पेरियार, अंबेडकर और कामराज जैसे महानायकों के कटआउट लगाए। लेकिन कैच यहां था, उन्होंने खुद को एक क्लीन आउटसाइडर के रूप में प्रमोट किया, यानी एक ऐसा चेहरा जो पुरानी पार्टियों के परिवारवाद और करप्शन से बिल्कुल अछूता हो। और जनता को यही फ्रेश ऑल्टरनेटिव चाहिए था। लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था एक अजीब सा आर्थिक विरोधाभास, ग्रोथ वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। देखिए, सत्ता में आने के लिए नई पार्टी ने भी पुराने खिलाड़ियों वाला ही गेम खेला, बस वादे थोड़े ज्यादा आक्रामक थे। जैसे बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए देना, 20 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन, IT इंटर्न्स के लिए 8000 रुपए का स्टाइपेंड, और तमिल फर्स्ट पॉलिसी के तहत 75% लोकल जॉब रिजर्वेशन। सबसे जरूरी बात, सरकारी परीक्षाओं को टाइम पर करवाने का वादा। इन सारी चीजों ने उन 15 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स को सीधा हिट किया जो पुराने सिस्टम से पूरी तरह तंग आ चुके थे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, अगर तमिलनाडु इतनी तरक्की कर रहा था तो जनता ने सरकार क्यों बदल दी? यहीं पर इल्यूजन और रियलिटी का फर्क समझ आता है। कागजों पर राज्य 16% GDP ग्रोथ की बात कर रहा था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना था, एप्पल जैसी फैक्ट्रियां आ रही थीं। लेकिन ग्राउंड जीरो की सच्चाई ये थी कि हर 3 में से सिर्फ एक ही पढ़े लिखे युवा को वास्तव में नौकरी मिल पा रही थी। इसी कड़वी सच्चाई ने लोगों को एक नए चेहरे की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? यही कि जब आम इंसान जमीनी हकीकत से निराश होता है तो बड़े बड़े सियासी किले भी मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 70 सालों में पहली बार तमिलनाडु में पुरानी पार्टियों का दबदबा टूटा तो है, पर नई पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए विजय आखिर किसके साथ गठबंधन करेंगे? ये एक ऐसा फैसला होगा जो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की पूरी दिशा तय कर देगा। आपको क्या लगता है, ऊंट किस करवट बैठेगा? खैर, ये देखना तो वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।